चीमा साहब, कौन सा फ्री किस सिचुएशन में आपको लगता है कि वीक होगा? जिस तरह टाइम बढ़ता चला जा रहा है, एक तो ब्लॉकेड है, ऑन द अदर साइड मिड टर्म इलेक्शन, अमेरिका पूरा सिस्टम आप भी बेहतर से समझते हैं। कौन सा फ्री कैसा है जिस पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है? मुझे पता लगता है ईरान के ऊपर ज्यादा प्रेशर है। उसकी वजह यह है कि ये बातें जो अमेरिका के बारे में की जा रही है ना, देखिए अमेरिकन को कोई परवाह नहीं है, उनके पास बहुत रिसोर्सेस हैं। वो वियतनाम में इतना लंबा लड़ते रहे, इराक में लड़ते रहे, अफगानिस्तान में लड़ते रहे, मतलब मुझे बताएं उन्होंने सारी जंगें लड़ी बाहर हैं। तो उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कॉस्ट पड़ती है। और ट्रंप साहब को मैं ये भी बताऊं, मेरी असेसमेंट ये है कि ट्रंप साहब ने अगला इलेक्शन जो है वो परफॉर्मेंस पे नहीं लड़ना है रिपब्लिकन पार्टी ने। या फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखते हैं कि जेडी वैंस और मार्को रूबियो बड़े साइलेंट हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। दोनों इलेक्शन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और ट्रंप चाहते हैं कि अपनी इस लेगेसी को जारी रखें, लेकिन वो अपनी लेगेसी जो है उसको जारी इस तरह रखेंगे। जारी बात है कि वो परफॉर्मेंस पे इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है आइडेंटिटी पे, रिलीजन पे, व्हाइट सुपरमिज्म पे। उन्होंने इलेक्शन लड़ना है माका के ऊपर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के ऊपर। उन्होंने इन चीजों के ऊपर इलेक्शन लड़ने हैं। और अपने मिड वेस्ट जो उनकी स्टेट्स हैं जहां पर वो समझते हैं कि उनको पता है कि मुझे ना ईस्ट कोस्ट में लिफ्ट मिलनी है ना वेस्ट कोस्ट में, तो वो अपनी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने इंटैक्ट करना है। और लेकिन अगर ये कहा जाए कि वहां महंगाई हो जाएगी और इसका बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इससे थोड़ी खाइफ होगी, मुझे नहीं लगता। ईरान के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो डील कर लें तो उनके पास। अब जारी बात है, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि ईरान अगर लड़ना चाहता है तो वो उनकी चॉइस है। अगर वो ऐसी समझते हैं कि ऐसी डील अमेरिकन ऑफर कर रहे हैं जो उनके नेशनल इंटरेस्ट के सूट नहीं करती, उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब मौका है कि उनको अपनी री बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहिए। नई लीडरशिप आई है, लेकिन एक और भी खदशा है कि जो नई लीडरशिप है ये ज्यादा जो है वो हॉकिश स्टांस भी ले सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्टेड लोग हैं जो सामने नजर आते हैं, देखिए डिसीजन मेकर्स और हैं, निगोशिएटर्स और हैं। तो ये जो मसला है ना, ये भी एक देखिए ईरान के अंदर चल रहा है। लेकिन ईरानी कौम एज ए स्ट्रॉन्ग कौम इमर्ज हुई है, उन्होंने जंग लड़ी है, दुनिया ने देखा है उन्होंने। लेकिन मैं समझता हूँ ये मौका है कि अपने आप को जीसीसी ममालिक के साथ भी रिकनेक्ट करें, उनके साथ ताल्लुकात भी बिल्ड करें। नई डिटरेंस मिल गई है आपको गल्फ में जो स्टेट ऑफ हार्मोस के तौर पे, इसको फ्यूचर में एंजॉय करें। आपका रेजिस्टेंस नेटवर्क खत्म हो चुका हुआ है, आपके पास वो लिवरेज नहीं है जो माजी में हुआ करती थी, जो सीरिया में, इराक में, लेबनान में, बाकी जगहों में हुआ करती थी। तो अब ईरान को अगर अपने रीबिल्डिंग की तरफ जाएंगे, अपनी इकोनॉमी बेहतर करेंगे, तो तब दोबारा जाके वो जो पहले करते थे रीजन के अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लड़ते रहे तो जारी बात है उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन जारी बात है अगर अमेरिका दोबारा चल पड़ा हमलों की तरफ तो उनको काफी नुकसान जो है वो पड़ेगा, क्योंकि अब हमले जो है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। 270 बिलियन तो ईरानी खुद क्लेम कर रहे हैं कि इतने का तो उनको 270 बिलियन का नुकसान अब तक हो चुका है इस वॉर के नतीजे में। एम्बेसडर साहब, हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है कि जानबूझकर इस जंग को तूल दे रहे हैं कि उन्होंने चीन जाना है इस माह के मतलब दूसरे हफ्ते में, चाइना का उन्होंने दौरा करना है, तो वहाँ पे एक मैक्सिमम अच्छी पोजीशन उनको मिलेगी जब वो बात कर रहे होंगे कि ईरान के रास्ते कोई 80 to 90% फ्यूल आता है चाइना का। तो इस पर वो एक कुछ ना कुछ कह लें कि एक अपना लेवरेज लेने की कोशिश करेंगे जब वो सदर के साथ बैठेंगे चाइनीज़। जी, मतलब देखिए मुख्तलिफ आरा हैं जिनका मैं एहतराम करता हूँ बड़े अदब के साथ। मुझे कुछ चीज़ों से मैं एग्री करूँगा, कुछ से मैं बड़े अदब से डिसएग्री करूँगा। देखिए बात ये है कि डेफिनेटली जो ये ब्लॉकेड जिसका जिक्र अभी किया अपना हुर्मुज़ के हवाले से, मेरी नज़र में देखिए ब्लॉकेड करना तो गलत बात है। ये तो जो वहाँ की हिस्ट्री भी इसके खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल लॉ के जो राइट ऑफ फ्री नेविगेशन है वो तो है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो बहुत सारा हिस्सा है वो ओमान के हाथ में है, ओमान के ज्यूरिसडिक्शन में आता है वो पानी, उस पर ब्लॉकेड लगा देना, उसके ऊपर माइंस डाल देना। आपको याद होगा ये अपना हुर्मुज़ को जो है वेपनाइज सबसे पहले ईरान ने ही किया था। और उसके बाद फिर अमेरिका, लेकिन वो ये होता कि उन्होंने सिलेक्टिवली किया था। वो कुछ शिप्स को जाने दे रहे थे, कुछ को रोक देते थे। सपोजिंग कुछ ऐसे ममालिक है जो उनके हलीफ समझे जाते हैं, उनकी शिप्स जा रही थी। अमेरिका ने फिर क्या किया कि वो कहते हैं कि उसी चीज को उन्होंने भी यूटिलाइज किया, गालबन इन्होंने उसको वो रास्ता दिखा दिया कि ऐसे करें। उन्होंने भी फिर प्रॉपर ब्लॉकेड कर दी जहां पे तमाम शिप्स रुक गई। तो ऑब्वियसली अब ईरान के ऊपर प्रेशर जो है, जो आपने सवाल किया था चीमा साहब से, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसका भी जवाब देना चाहूँ कि ये प्रेशर जो है मेरी नजर में भी, आई विल एग्री विद चीमा साहब, ईरान पे बढ़ रहा है। बिकॉज
उनका जो एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, जो वो ऑयल एक्सपोर्ट करते थे, वो अब ऑलमोस्ट बंद है। अब इधर उधर से वो रास्ते खोल के कहीं से चले भी जाएं, पर जिस जिस कैपेसिटी में वो वहां से मूव कर सकते हैं, वो उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो प्रेशर इज बिल्डिंग अप। आपने बिल्कुल सही कहा, उनके जो लॉसेस हैं वो इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। वहां पे भी आपको याद होगा जो प्रोटेस्ट हुए थे कुछ माह पहले, वो इसी बात पे थे। यानी उनका एक जो रियाल है या तुमन, ये जो भी उसको नाम देते हैं, मैं इस वक्त जानता नहीं हूं, लेकिन वो $1 के मुकाबले में शायद लाखों में उसकी वैल्यू बन चुकी है। तो मतलब वहां के जो नौजवान हैं वो भी तो चाहते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, उनके लिए बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज हो, वो ग्रो करें। दुनिया कहाँ AI और टेक्नोलॉजी में जा रही है। ईरान के लोगों के भी हुनरमंद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास बहुत सलाहियतें हैं। वो अगर चाहें तो वो इस दुनिया में एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिवली। अगर आप माजी में चले जाएं तो आप जानते हैं कि उनकी किताबें आज भी सादी, शिराजी, मौलाना रूमी, कितनी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है हिस्ट्री के अंदर, जो कि लिटरेचर के अंदर, अदबियात के अंदर, कीमिया के अंदर, फलसफे के अंदर। तो वो उनकी हमेशा तो नहीं था कि बॉम्ब्स ही थे वहां पे, मिसाइल्स ही थे, मतलब आर्ट एंड कल्चर भी था वहां पे। बहुत बड़ी खूबसूरत उनकी तारीख है। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर वो उस तरफ फोकस करेंगे, जिस तरह चीमा साहब ने भी कहा, ये वो लोग हैं जो खैर ख्वाह हैं ईरान के। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग को ईरान को खुदा ना खास्ता कमजोर देखना चाहते हैं। वो उनका एक व्यू पॉइंट है कि देखिए, एक जंग का रास्ता है, एक अमन का रास्ता है। इतने अरसे जंग करके आपने देख लिया, अभी आप देखें पूरी दुनिया में कोई उनके साथ नहीं है। इवन मुस्लिम दुनिया में भी कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। उनके मौकफ की बात कर रहा हूं, उनके मौकफ के साथ नहीं खड़ा हुआ। अगर वो स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा बदल दें, अपनी मुल्क की तामीर और तरक्की की तरफ फोकस करें, तो क्या, मैं आपसे ये सवाल करूंगा, ये आपके ख्याल में कैसा है, बेहतर नहीं होगा उनके लिए? बिलाशुबा बेहतर होगा। अब रीजन में एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी लैंड है, बड़ी पॉपुलेशन है उसके पास, तो चीज़ें डेफिनेटली बेहतर होंगी उसके लिए। लेकिन ये तो ईरानियों ने खुद फैसला करना है ना। अब जो वहाँ पे देख रहे हैं, जिस तरह हार्डकोर जो एक वहाँ पे बयानिया बना इनकलाब इस्लामी के बाद, तो उसको तकवीत भी मिली और कंट्री उसी के मुताबिक फ़िलहाल चलती हमें नज़र भी आ रही है। चीमा साहब, क्या लगता है ट्रंप इन हालात में, अगर चीन का दौरा जब जा रहे हैं, जो दौरा करने जा रहे हैं, तो कैसा होगा उनका ये दौरा? जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, चाइना का 90% जो पेट्रोल है वो ईरान के रास्ते आता है, वो उसको दस्तयाब नहीं हो रहा, वहाँ ब्लॉकेट लगा हुआ है, तो किस तरह ट्रंप इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएंगे? देखिए, अमेरिकन के लिए पोजीशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक है और वो चाइना जाते हैं। चाइना के पास पॉइंट्स ज्यादा आ जाएंगे बात करने के लिए। और आज मेरे ख्याल में मैं किसी चाइनीज को सुन भी रहा था, वो कह रहे थे कि अगर ट्रम्प स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई तो हम जरूर पूछेंगे अमेरिकन से कि ये आप क्या कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि चाइनीज भी इंतजार कर रहे हैं अमेरिकन का, क्योंकि अमेरिकन के बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा है और वो जहां पे इन्वेस्ट करते हैं उसकी वैल्यू तो होती है। लेकिन चाइना, ट्रम्प साहब ने चाइना जाना था फॉर दिस पर्पस कि वो बताना चाहते थे चाइना को कि उनके पास एक एनर्जी डोमिनेंस है। वो वेनेजुएला का ऑयल कंट्रोल करते हैं, वो ईरान का ऑयल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन ऐसी चीजें, थोड़ी पिक्चर डेवलप नहीं हो सकी उनके मिडल ईस्ट में, ये जो कुछ उन्होंने किया है। सो चाइना के साथ वो अपने ताल्लुकात को रीसेट करना चाहते हैं। टैरिफ उन्होंने पहले लगाए हुए थे। वो चाइनीज बिजनेसमैन को भी नुकसान हो रहा है, अमेरिकन को भी नुकसान हो रहा है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि थोड़ी टफ पोजीशन लें चाइना के ऊपर, क्योंकि बाय पार्टीजन कंसेंसस है अमेरिका के अंदर कि चाइना को आपने थोड़ा हार्ड टाइम देना है। और एंटी चाइना स्टांस लेके वो इलेक्शंस में भी जाना चाहते हैं और साथ में फाइनेंशियली बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, बिजनेस का फायदा भी लेना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम वो नहीं चाहते कि मैं चाइनीज सदर के सामने कमजोर पोजीशन में जाऊं, क्योंकि जो टैरिफ लगाए थे उनका वो रिजल्ट उन्हें नहीं मिला। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने वाली है चाइनीज अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए कि जो उन्होंने 31 मार्च को जाना था चाइना, अब वो अगर 15 मई को जा रहे हैं, लेकिन वही सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है, लेकिन अब देखना यह है कि ट्रंप के पास कौन सी चॉइसेस कम है। उनके पास बहुत चॉइसेस हैं। ट्रंप पहले ही इंडो पैसिफिक से रिट्रीट कर चुके हैं। क्वाड जैसा अलायंस है उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे। इंडिया के अंदर उसकी मीटिंग होनी थी इस मई में, उन्होंने इन पर्सन आना था, तमाम जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं वो नहीं गए। ताइवान के हवाले से वो इतना कोई लंबा चौड़ा चाइना को तंग नहीं कर रहे। जो पार्टनरशिप ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, बाइडेन ने और ट्रंप ने 2016, 17 से 20 में स्टैब्लिश की थी इंडो पैसिफिक में, वो सारी खत्म कर दी है। वो अपने जो जिसे वो कहते हैं ना, अपने अमेरिकाज में ज्यादा फोकस किए हुए हैं। तो एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन में वो जा रहे हैं
इस खित्ते के अंदर, और मैं आपको डिफरेंट बताऊं इस टाइम है। खित्ते और में अगर कोई बड़ी इस टाइम जब वहां पर जाएंगे ट्रंप, जाके बातचीत करेंगे, तो एजेंडे पे जो सर फहरिस्त जो चीज़ें होंगी उस पर ये भी शामिल होगा। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। आज यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं चाइना के, उन्होंने भी इस पर तबसरा किया और कहा कि जब ट्रंप जाएंगे तो बिलाशुबा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत होगी। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।